मेरे इस YouTube चैनल के वीडियो को देखने वाले आप सभी देवियों और सज्जनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जगबीर सिंह। मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इन दिनों कोरोना से संक्रमित हैं या जिनके परिवार में कोई कोरोना से संक्रमित है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो शीघ्र ही स्वस्थ हों और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जिस तरह की मारामारी आज देश में चल रही है कि लोग अपने मरीज़ को लेकर भागे भागे फिर रहे हैं। अस्पताल में बेड्स नहीं हैं, बेड्स हैं तो वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर मिल रहा है तो ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, कभी ऑक्सीजन उपलब्ध है तो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि हम ऐसी कोशिश करें कि हमें अस्पताल भर्ती ही ना होना पड़े। तो कोरोना से संक्रमित मरीज जो घर पे हैं वो होम आइसोलेशन के सारे प्रोटोकॉल तो फॉलो कर ही रहे होंगे। आशा करता हूँ किसी न किसी डॉक्टर की निगरानी में आप होंगे, होम आइसोलेशन में परामर्श कर रहे होंगे उनसे। मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपको और आपके परिवार को संक्रमण से बचा सकता है। अगर आप संक्रमित हैं तो आपके परिवार के अन्य सदस्य संक्रमित ना हो। अगर आपके परिवार में कोई दूसरा संक्रमित है तो आप उससे कैसे बचें, इस बारे में कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। आजकल मैं अपने मरीजों से जो होम आइसोलेशन में है उनसे कहता हूं कि आपको वेंटिलेटर से बचना है तो सही वेंटिलेशन सीखिए। तो ये सही वेंटिलेशन क्या है? सही वेंटिलेशन से मेरा मतलब दो चीज़ों से है। पहला, जिस कमरे में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, उस घर में हवा का प्रवाह ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। दूसरा, आपके शरीर में जो आप सांस लेते हैं उसके बारे में भी मैं कुछ आपको बताऊंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको अनुलोम विलोम के बारे में कुछ बताऊंगा, सुदर्शन क्रिया के बारे में कुछ बताऊंगा या पर्स लिप ब्रीदिंग के बारे में कुछ बताऊंगा, तो ऐसा नहीं है। इनके बारे में कई वीडियोस आपको YouTube में मिल जाएंगे। मैं आपको कुछ और बात बताऊंगा जो प्रायः आपको कहीं और सुनने नहीं मिलेगी। शरीर के वेंटिलेशन, शरीर की सांस लेने में जो खास बात का ध्यान रखना है वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंत में। फिलहाल पहले बात करते हैं घर के वेंटिलेशन की। आप सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है या किसी भी वायरस से संक्रमित है, वो अपनी हर सांस के साथ कुछ वायरस अपने आसपास के वातावरण में छोड़ता है। तो जिस कमरे में वो रहता है या जिस घर में वो रह रहा है, उस घर में अगर हवा का प्रवाह सही नहीं है तो वायरस की संख्या उस घर के हवा में बढ़ती जाएगी और उस घर में रहने वाले दूसरे लोगों को संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। फिर चाहे वह व्यक्ति घर के किसी दूसरे कमरे में भी क्यों न रह रहा हो। पहले ऐसे माना जाता था कि संक्रमित व्यक्ति जब खांसता है या छींकता है तब उसके नाक से, मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जिसके द्वारा संक्रमण फैलता है। पर अब ऐसा माना जा रहा है, साइंटिफिक ओपिनियन अब ऐसी बन रही है कि नॉर्मल सांस में भी जो वायरस संक्रमित व्यक्ति छोड़ रहा है, वह वायरस भी हवा में काफी देर तक तैरता रह सकता है और एक कमरे से दूसरे कमरे में रहने वाले व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। ऐसी स्थिति में हवा का प्रवाह बहुत जरूरी है। यहां एक टर्म आपको समझना है, क्रॉस वेंटिलेशन। क्रॉस वेंटिलेशन से मतलब है कि जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे की एक ओर से हवा आए और उस कमरे के दूसरी ओर से हवा बाहर चली जाए। जैसे इस कमरे में मैं अभी बैठा हूं, मेरे दाहिनी ओर दरवाजा है, बाईं तरफ खिड़की है। अगर मैं दरवाजे और खिड़की को पूरा नहीं, थोड़ा भी खोल कर रखूं, 3-4 इंच भी खुला रखूं,
ऐसे में हवा का प्रवाह अगर मेरे दाहिनी ओर से बाईं ओर की जा रहा है तो भी हवा का बहाव बिल्कुल सही रहेगा, और अगर हवा का बहाव बाएं ओर से दाएं की तरफ है तब भी हवा मेरे कमरे में ठीक से प्रवाहित होती रहेगी और कोई भी वायरस या कीटाणु कमरे में इकट्ठा नहीं हो पाएगा। पर अगर कमरे में खिड़की दरवाजे एक ही तरफ हैं, दाहिनी तरफ ही दरवाजा है, दाहिनी तरफ ही खिड़की है और बाकी 3 दीवार पैक हैं, तो इस ओर से हवा थोड़ी आ जा सकेगी, पर जो क्रॉस वेंटिलेशन है एक ओर से दूसरी छोर तक वो नहीं हो पाएगा, जो कि बेहतर माना जाता है, होना चाहिए। अगर क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है तो कमरे में एग्जॉस्ट है तो एग्जॉस्ट हमेशा चालू रखें, जिससे हवा, दूषित हवा कमरे में इकट्ठी ना हो और घर से बाहर जाती रहे। आजकल गर्मी के दिन चल रहे हैं, घर को ठंडा रखने के लिए कुछ लोग एसी चलाते हैं, कुछ लोग कूलर चलाते हैं। मेरी सलाह होगी कूलर बेहतर होगा, क्योंकि कूलर घर के एक तरफ की खिड़की से प्रेशर से जो हवा घर में डालता है वह हवा घर के दूसरी छोर से बाहर निकलती है, तो ऐसे में क्रॉस वेंटिलेशन बेहतर होगा। एयर कंडीशनर में रहना, एसी में रहना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह इसके लिए ज़रूरी होता है कि घर को आप पूरी तरह से पैक करें। अगर मजबूरी में आपको एसी चलाना भी पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, एसी चलाना ही पड़ रहा है, तो मेरी सलाह है कि कुछ घंटे के अंतराल पे एसी बंद करके खिड़की दरवाजे खोल दें, पंखा या एग्जॉस्ट जो भी है चलाएं, जिससे दूषित हवा इकट्ठी ना हो। ये तो बात हुई कमरे के क्रॉस वेंटिलेशन की, जिससे कि घर के अंदर वायरस से दूषित हवा इकट्ठी ना हो पाए। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर में, कमरे में पर्याप्त धूप की रोशनी पड़े, क्योंकि धूप की रोशनी एक अच्छा एंटीसेप्टिक माना जाता है। सूरज की किरणों से बहुत तरह के वायरस, ज़्यादातर वायरस और बैक्टीरिया को मारा जा सकता है। तो ध्यान रहे कि घर में पर्याप्त रोशनी आए, पर्दे हटा के रखें, एक संतुलित व्यवहार करें कि घर बहुत गर्म भी ना हो और वायरस भी ना इकट्ठा हो। अब हम बात करेंगे हमारे शरीर के वेंटिलेशन की। सांस लेते समय जाहिर सी बात है, जिन लोगों को संक्रमण है उनके नाक में लक्षण होंगे, गले में लक्षण होंगे, सर्दी होगी, नाक बहती होगी, गले में खराश होगी, खांसी भी हो सकती है। ऐसे में अनुलोम विलोम, सुदर्शन क्रिया या पर्स लिप ब्रीदिंग, जो भी कुछ आपने सीखा है, जाना है, वो अपनी जगह सही होगा। मैं आपको कुछ दूसरी बात बताने वाला हूं। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारे श्वसन तंत्र में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सभी जानते हैं हवा नाक से प्रवेश करती है, फेफड़े तक जाती है, फेफड़े से बाहर आने के लिए फिर नाक से बाहर आती है। नाक और फेफड़े के बीच में हमारी स्कल में, खोपड़ी में, यहाँ कुछ साइनस होते हैं, ऊपर में कुछ साइनस होते हैं, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, अंदर की तरफ कुछ और साइनस होते हैं, इथमॉइड साइनस, स्फेनॉइड साइनस, अलग तरह के साइनस होते हैं। साइनस का मतलब होता है कि हड्डी के बीच में खुली जगह, गुफानुमा खुली जगह। जैसे फेफड़े का कनेक्शन नाक से होता है, वैसे इन साइनसेस का कनेक्शन भी नाक से होता है। तो जैसे हमारे फेफड़े सांस लेते हैं, वैसे ये साइनसेस भी सांस लेते हैं। जब संक्रमण नाक में होता है, फेफड़े में होता है, तो जाहिर सी बात है वह संक्रमण इन साइनसेस में भी जाता है। और यह बात सभी प्रकार के इन्फेक्शन पे लागू होती है। ऐसे में बहुत बार मरीज ये महसूस करते हैं कि उनकी नाक बंद हो गई है, वो नाक से सांस नहीं ले पा रहे हैं,
इसके लिए हम डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि आप भाप लीजिए, गुनगुना गर्म करके नमक डाल के गरारा करिए, इससे आपके नाक खुल जाएगी। पर यहां समझने की बात यह है कि नाक साफ करने का जो तरीका है, जो नेजल टॉयलेट है, नाक साफ करने का तरीका, उसके बारे में बहुत सलाह नहीं दी जाती है। जब कभी भी नाक बंद होता है या नाक साफ करने की इच्छा महसूस होती है तो ज्यादातर लोग 90% से भी ज्यादा लोग नाक सामने से ब्लो करके साफ करते हैं। एक नाक बंद करके दूसरी नाक को बाहर साफ करते हैं या दोनों नाक को एक साथ बाहर साफ करते हैं। कुछ लोग नाक साफ करने के लिए हवा पीछे की तरफ खींचते हैं, इस तरह। अब देखना है कि दोनों में से कौन सा तरीका सही है, सामने से ब्लो करके नाक साफ करना या अंदर खींचकर फिर उसे थूकना। अब ज्यादातर तो सामने से ब्लो करते हैं, कुछ लोग पीछे से खींचते हैं। इसमें से कौन सा तरीका सही है ये जानने के लिए हमें देखना होगा कि जो हमारे साइनसेस हैं, जो नाक के दोनों ओर खोपड़ी पे हड्डियों के बीच में गुफानुमा जगह होती है जिनका कनेक्शन नाक से होता है, वो भी फेफड़े की तरह सांस लेते हैं। सांस लेने के दौरान फेफड़े में हवा भरती है, बाहर आती है, वैसे साइनसेस में भी हवा अंदर जाती है, बाहर आती है। महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि साइनसेस में सांस अंदर जाने और बाहर आने की जो प्रक्रिया है वो फेफड़े से ठीक उलट होती है। जब हम सांस अंदर खींच रहे होते हैं, फेफड़ा हमारा हवा से भर रहा होता है, उस समय साइनसेस हवा बाहर छोड़ते हैं, और जिस समय हम सांस बाहर छोड़ते हैं, फेफड़ा हवा कंप्रेशन के साथ बाहर छोड़ रहा होता है, तब हवा साइनस के अंदर जाती है। मतलब जब हम सांस अंदर खींचते हैं, फेफड़ा सांस लेता है, तब साइनसेस सांस छोड़ते हैं, और जब हम फेफड़े से सांस बाहर छोड़ते हैं तब साइनसेस सांस अंदर ले रहे होते हैं। इस बात का महत्व नाक साफ करने की प्रक्रिया में ऐसा होता है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति नाक आगे से ब्लो कर रहा होता है, मतलब फेफड़े से प्रेशर के साथ हवा बाहर छोड़ रहा होता है, तब नाक के अंदर जो एक पॉजिटिव प्रेशर होता है वो साइनसेस के अंदर हवा भेजता है, और साइनसेस में जो गंदगी इकट्ठा है वो साफ नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति सांस अंदर खींचकर ऐसा करके नाक साफ करता है, उसमें एक सक्शन मैकेनिज्म से एक नेगेटिव प्रेशर नाक के अंदर बनता है, जिससे साइनसेस में से सारी गंदगी सब होके बाहर आ जाती है। जो व्यक्ति नाक सामने से ब्लो करते हैं, उनका नाक हर 5 मिनट में फिर से बंद मालूम पड़ता है, उन्हें बार बार नाक साफ करने की जरूरत पड़ती है। तो बेहतर तरीका यह होगा कि आप भाप लेने के बाद, स्टीम इनहेलेशन के बाद में नाक अंदर खींचकर फिर उसे बाहर स्पिट आउट करें, थूकें, जिससे आपके साइनसेस पूरी तरह से क्लियर रहे। अगर साइनसेस क्लियर नहीं है, उसमें म्यूकस चिकनाहट भरा हुआ है, तो उसमें दूसरी तरह के इन्फेक्शन पनपते हैं, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं, और फिर मरीज कहते हैं कि हमें साइनस की शिकायत है, बहुत दिनों से सर्दी हमारी ठीक नहीं हो रही है। तो आपकी सर्दी 1 हफ्ते में ठीक होगी अगर आप नमक पानी का गुनगुना गर्म गरारा करने के साथ में, भाप लेने के साथ में नाक पीछे की तरफ से खींचकर साफ करते हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अपने कमेंट्स जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और भविष्य में और किन बातों पे जानकारी मुझसे चाहेंगे इस बारे में भी लिखें। धन्यवाद।